अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद चैनल में खुशामदीद। आज हम MTH 101 की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 29 कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द डेफिनेट इंटेग्रल। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटेग्रल का डिफरेंस भी बता दूंगी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है मेरे लेक्चर्स को शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा फ़ायदा हो और मुझे भी आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलें और मेरी भी हौसला अफजाई करें। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगल विड्थ फार्मूला। रेक्टेंगल विड्थ फार्मूला ये आप लोगों के MCQs में बहुत दफ़ा आ चुका है, बहुत दफ़ा पेपर्स में फाइनल टर्म्स में MCQs में ये आ चुका है कि रेक्टेंगल विड्थ फार्मूला उन्होंने लिखा हुआ होता है, आपने मेंशन करना होता है कि कौन सा फार्मूला कौन सा नहीं। बाज़ दफ़ा 2 नंबर का एक छोटा सा क्वेश्चन बन के भी ये आ जाता है, तो उस लिहाज से ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी थ्योरी में मेंशन है और यहीं से मैंने ये चीज़ निकाल के आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं। रेक्टेंगल विड्थ फार्मूला हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू बी माइनस ए ओवर एन। अगर कोई भी हमें फॉर एग्जांपल इंटरवल दिया हुआ है, जैसे ए और बी कोई एक इंटरवल दिया हुआ है, तो आप उसको जब सब इंटरवल्स निकालते हैं तो उसे आप क्या करते हैं, एन से डिवाइड कर देते हैं। आप क्या करते हैं, सब इंटरवल्स निकालने की खातिर आप एन से डिवाइड कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे डेल्टा एक्स है, अगर आप इसको जो है वो सब इंटरवल्स बनाएंगे तो वो आपके पास क्या आएंगे, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 सो ऑन टू डेल्टा x1। एक लार्जेस्ट आपके पास जो है एक लाइन आ जाएगी पूरी जिसमें आपने सब इंटरवल्स डिवाइड किए। ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में ग्राफ की मदद से बता चुकी हूँ कि जैसे अगर आपके पास कोई भी एक ग्राफ है, उसके अंदर आपको कोई भी शेप इरेगुलर दी हुई है, उसके अंदर जो है वो आपने ए और बी इंटरवल को मेंशन कर लिया, उसमें से आप मज़ीद इंटरवल्स को डिवाइड कर देते हैं और उनका चेंज मालूम करते हैं, तो वो क्या आ जाता है, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 सो ऑन टू डेल्टा x1। अंडरस्टूड। अच्छा, अब आप इसमें से देखें कि लार्जेस्ट सब इंटरवल विड्थ कौन सी होती है, वो हम किससे शो करते हैं, मैक्सिमम डेल्टा एक्स के। क्या चीज़ आती है, मैक्सिमम डेल्टा एक्स के। अच्छा, आपके हैंड आउट्स में एक छोटी सी उन्होंने लाइन ड्रॉ करके एक एग्जांपल बताई हुई है समझाने की खातिर कि मैक्सिमम डेल्टा एक्स के क्या चीज़ है। अच्छा देखिए, एक लाइन है, उसके ऊपर उन्होंने मेंशन किए हुए 0 से लेकर 3/2 तक डेल्टा x1 चेंज, 3/2 से 5/2 तक डेल्टा x2 चेंज, 5/2 से लेकर ज़रा विड्थ बढ़ गई है, यहाँ पे आके क्या हो गई, विड्थ यानी चौड़ाई इसकी लार्ज है बाकी इंटरवल्स के मुकाबले में, तो ये है 9/2 और फिर है 6। अच्छा, कहता है मैक्सिमम डेल्टा एक्स की। अब आप गौर से देखें कि मैक्सिमम डेल्टा एक्स की आपके पास कौन सी आती है, डेल्टा x3 आती है। ठीक है, आपने चेंज मालूम करना है, चेंज कौन सा होता है। अगर फॉर एग्जांपल डेल्टा x3 आपके पास मैक्सिमम है तो ये आपके पास जो है वो ए इंटरवल बन गया और ये आपके पास बी इंटरवल बन गया। डेल्टा x3 अगर आपके पास जो है वो मैक्सिमम डेल्टा बनती, क्योंकि ये बाकियों के मुकाबले में इसकी विड्थ जो है वो क्या है, लार्जेस्ट है। मैक्सिमम डेल्टा एक्स के कौन सी होती है, जिसकी विड्थ ज़्यादा होगी सब इंटरवल की, यानी जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी सब इंटरवल की, वो बन जाती है मैक्सिमम डेल्टा एक्स के या मैक्सिमम सब इंटरवल विड्थ। अंडरस्टूड। और फार्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, डेल्टा x3 आ गई। हमारे पास क्या चेंज होता है, b माइनस ए। अगर ये a इंटरवल है और ये b इंटरवल है तो b माइनस ए हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम लिया 9 - 5 ओवर 2, 4/2, 2 to the 4 और 2। और बाज़ दफ़ा आपके जो है वो पेपर के अंदर 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन के आ जाता है कि आपको कोई भी नंबर लाइन शो कर देते हैं, उस पर कोई से भी नंबर्स दे देंगे, उस पर आपको कहें कि आप इसमें से लार्जेस्ट सब इंटरवल विड्थ मालूम करें, तो आप उसमें से देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इंटरवल की विड्थ यानी चौड़ाई किसकी है, जो होगी वो उसका लार्जेस्ट सब इंटरवल विड्थ होगा। अंडरस्टूड। अच्छा, एक जनरल फार्मूला है हमारे पास, कहता है एरिया जो है वो ए इज़ इक्वल्स टू लिमिट मैक्सिमम डेल्टा एक्स के अप्रोचेस टू 0 सम ऑफ समेशन एन के इज़ इक्वल्स टू 1 एफ एक्स के स्टेरी डेल्टा एक्स के। ये हमारे पास जो है वो इसका मैक्सिमम के लिए जो एरिया अगर हमने फाइंड करना हो तो उसका ये एक फार्मूला बना दिए। अच्छा, एरिया अंडर अ कर्व एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन इंटरवल ए बी एंड एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू 0। अब ये देखें, वो कहता है कि एफ ऑफ ये नॉन नेगेटिव है। कहता है एफ ऑफ एक्स से, कहता है फंक्शन जब भी नॉन नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये है कि वो 0 से
से स्टार्ट होगा या 1 से बड़ा होगा, या 0 से स्टार्ट होगा या 1 से स्टार्ट होगा, उससे बड़ा होगा, यानी 0 से छोटा नहीं होगा। अच्छा, मैंने जो है यहाँ पे कुछ जो है एक थ्योरी बना के एक छोटी सी चीज़ लिखी जो कि आपके हैंड आउट्स में मेंशन नहीं की हुई, कि अगर फंक्शन ग्रेटर हो 0 से तो ये पॉजिटिव होता है। ये आपके एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, और बाज़ दफ़ा पेपर के अंदर इस तरह के 2-2, 3-3 एमसीक्यूज़ इन छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स के ऊपर दिए हुए होते हैं। और याद रखिएगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का पेपर जो होता है हमेशा कॉन्सेप्चुअल होता है। जितना आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे उतना ही अच्छा आपका पेपर होगा। अच्छा, हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन हो और वो ग्रेटर दैन 0 हो तो वो क्या है, पॉजिटिव है। फंक्शन अगर हमारे पास कोई भी एफ ऑफ एक्स दिया हो लेस दैन 0 हो तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव, यानी 0 से छोटा होगा तो वो नेगेटिव है। अगर वो 0 से बड़ा, यानी 0 फंक्शन जो है वो बड़ा होगा और इक्वल भी होगा तो वो नॉन नेगेटिव कहलाएगा। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है कि या तो वो 0 से शुरू हो रहा है या वो 1 से शुरू हो रहा है, वो नेगेटिव नहीं है। नॉन नेगेटिव मीन का मतलब होता है कि वो नेगेटिव नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा है नॉन नेगेटिव मीन्स डैट नॉट नेगेटिव बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और बिगर दैन 1, या तो वो उससे बड़ा होता है या फिर 0 से स्टार्ट होता है। ये चीज़ आपने अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लेनी है। और यहाँ पे नॉन पॉजिटिव से मुराद ये है कि वो पॉजिटिव नहीं है, यानी वो 0 से छोटी वैल्यूज़ है। अंडरस्टूड। ये चीज़ आपने, ये 4 बातें जो है वो आप लोगों ने नोट कर लेनी है अपने पास और उसको अपने माइंड में अच्छे तरीके से बिठा लेनी है। और यहाँ पे वो यही कह रहा है कि अगर कर्व का जो भी फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस होता है, यानी एरिया अंडर अ कर्व, जो भी कर्व आपको दी हुई है उसके अंडर जो भी एरिया है, वो कहता है अगर उसका इंटरवल ए और बी है और फंक्शन जो है वो नॉन नेगेटिव फंक्शन है तो वो कंटिन्यूस के ऊपर होगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो नॉन नेगेटिव होगा ए बी इंटरवल के ऊपर। नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव क्या चीज़ें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, वो मैंने ये 4 बातें यहाँ पे लिख दी हैं। आप इसको अच्छे तरीके से अपने जहन नशीं कर लें। अच्छा, आगे आ गया है जी डेफिनेट इंटेग्रल। मैं आपको सबसे पहले बता दूँ डेफिनेट इंटेग्रल और इनडेफिनेट इंटेग्रल में क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ें यहाँ से देख लें। ये सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को, ये वाली चीज़ आपको लास्ट लेक्चर में क्लियर कर दी थी कि इसकी विड्थ जो है और इसकी जो है वो लेंथ और विड्थ, मैक्सिमम स्टेरी, ये सब चीज़ें मैंने जो है इसके अंदर आप लोगों को बता दी। एरिया अंडर अ कर्व, ये चीज़ आपके पास आ गई। डेफिनेट और डेफिनेट इंटेग्रल में फ़र्क क्या होता है, हमेशा याद रखें। डेफिनेट इंटेग्रल वो होता है जिसकी कोई लिमिट गिवन हो। ये ना हो कि आपको लिमिट जो है वो, यानी नंबर्स में लिमिट दी हुई हो, कोई ना कोई नंबर्स हों जो लिमिट को शो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब देखें, ये डेफिनेट इंटेग्रल है, ए से बी तक इसकी लिमिट है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी लिमिट मैक्सिमम डेल्टा एक्स के अप्रोचेस टू 0 समेशन एन के इज इक्वल्स टू 1 एफ के स्टेरी और डेल्टा एक्स के। इसका मतलब यह है कि डेफिनेट इंटेग्रल क्या होता है, जिसकी लिमिट कोई ना कोई नंबर्स के अंदर दी गई हो, वो डेफिनेट इंटेग्रल होता है। इनडेफिनेट इंटेग्रल क्या होता है, इनडेफिनेट इंटेग्रल वो होता है जिसकी लिमिट्स, ये देखें ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है ना, ये वाली अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, जिसकी लिमिट या अपर या लोअर कोई ना कोई लिमिट जो हो वो इन्फिनिटी में दी हुई हो, या पॉजिटिव इन्फिनिटी में दी हुई हो, नेगेटिव इन्फिनिटी में दी हुई हो, तो वो कहलाती इनडेफिनेट इंटेग्रल। अंडरस्टूड। यानी वो इंटेग्रल्स जिनकी अपर और लोअर लिमिट जो है वो किस में दी हुई हो, पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी में दी हुई होती है, तो वो इनडेफिनेट इंटेग्रल होते हैं। और डेफिनेट इंटेग्रल्स वो होते हैं जिनकी अपर और लोअर लिमिट कोई ना कोई नंबर दिया हो। अब यहाँ पे ए और बी से मुराद ही यही है कि यहाँ पे कोई ना कोई नंबर एडजस्ट करेगा। अंडरस्टूड। अच्छा जी, अब एरिया अंडर अ कर्व, वो कहता है कि अगर ए और बी इंटेग्रल फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स के बराबर है तो ये एरिया अंडर अ कर्व है। ये आपके एमसीक्यूज़ में आता है कि एरिया अंडर अ कर्व क्या है, इक्वल्स किसके है, तो ये आप लोग बता सकते हैं कि इंटेग्रल ए बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स के इक्वल है। अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल इन्होंने दी हुई है। कहता है कि इंटेग्रल जो है वो 2 से लेकर 4 तक इसकी लिमिट है, x माइनस 1 डी ऑफ एक्स। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, x की अलहदा इंटीग्रेशन करेंगे, -1 की अलहदा से इंटीग्रेशन करेंगे। अब लोअर लिमिट इसमें 2 है, अपर लिमिट इसमें 4 दी गई है। हमें पता है कि जो भी पावर दी होती है वो हम उसमें ऐड करते होते हैं, 1 के साथ ऐड करते हैं और नीचे भी ऐड करते हैं। पावर इसकी 1 है, 1 + 1 1 + 1 4 और 2 लिमिट दी हुई है, माइनस इसकी पावर x की जो इंटीग्रेशन होती है, 1 की जो इंटीग्रेशन होती है, सॉरी, वो किसके इक्वल्स होती है, x के इक्वल होती है, x 4 और 2। अच्छा जी,
अब इसमें हम आगे देखेंगे कि ये हमारे पास क्या आ गई, एक्स का स्क्वायर 2 4 लिमिट, यहाँ पे क्या आ गई अपर और लोअर लिमिट। अब ये देखिए 1/2 इसमें से कांस्टेंट बाहर आता है, एक्स का स्क्वायर 4 और 2 माइनस एक्स 4 और 2। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1/2 एक्स की जगह जो है वो क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और पावर जो है वो एक्स वाली रहेगी। एक्स की जगह अपर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस करेंगे और पावर जो है वो एक्स वाली ही रहेगी। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 माइनस 2, 2 6 है 12 माइनस 2, और 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 4। ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी इंटीग्रेशन की, जो कि आप लोगों की हैंड आउट्स में दी गई है और मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दी है। अच्छा, एक नोट है आपके पास, वो कहता है कि जो हम लोगों ने पीछे जो है वो समेशन के साथ हमने स्टेरी और ये जो फंक्शंस पढ़े थे और हमने इसको अच्छे तरीके से सॉल्व किया था। आई थिंक लेक्चर लास्ट वाला था 27 या 28, इन दोनों में से एक लेक्चर था, जिसमें हमने पढ़ा था कि समेशन एन के इज इक्वल्स टू 1 एफ एक्स के स्टेरी डेल्टा एक्स के इज कॉल्ड द रायमन थ्योरम। बाज़ दफ़ा पेपर के अंदर वो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देते हैं कि आपके पास जी ये क्वेश्चन है, इसको बाय रायमन सम के थ्रू सॉल्व करें, और बच्चे कहते हैं कि हमने तो रायमन सम पढ़ा ही नहीं है, ये जो है वो क्या चीज़ आ गई है। तो ये जो रायमन सम होता है ना, ये वाली चीज़ ये इस इंटेग्रल के हमेशा इक्वल होती है कि ए और बी इंटरवल एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, समेशन एन के इज इक्वल्स टू 1 एफ एक्स के स्टेरी डेल्टा एक्स के। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, और इसको क्या कहते हैं, रायमन सम कहते हैं। ये वाला जो इतना ऊपर वाला पोर्शन होता है ये कहलाता है रायमन सम, और रायमन सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इंटेग्रल ए बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स के इक्वल होता है। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठानी, ये आप लोगों के एमसीक्यूज़ में। और हाँ, मैं आप लोगों को वाज़ह बता दूं कि ये पिछले दफ़ा ये जो अभी पेपर्स हुए हैं एनुअल एग्ज़ाम्स, इनमें ये तकरीबन हर बच्चे के पेपर में ये 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन लाजमी आया हुआ था। अच्छा जी, एक और एग्ज़ाम्पल है, बिल्कुल पिछली एग्ज़ाम्पल से रिलेटेड ही है। ये मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि ये एग्ज़ाम्पल आप लोग नोट कर लें। ये मैंने सोल्यूशन भी इसमें सॉल्व किया हुआ है, इसको आप बाय सेल्फ करें। कुछ भी नहीं है, अपर और लोअर लिमिट दी हुई है, एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका आपने इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ पर मैंने सॉल्व की हुई है और आप वीडियो पॉज करके इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगी कि काइंडली आप इसको खुद करने की कोशिश करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से अच्छे तरीके से हर चीज़ समझ आ सके। अच्छा जी, ये चीज़ें जो हैं ये देख लें, ये आपके हैंड आउट्स में दी हुई हैं। ये रायमन सम का भी जो मैंने आपको बताया है, ये 193 पेज नंबर के ऊपर दिया हुआ है। डेफिनेट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ का जो मैंने आपको बताया वो आपके हैंड आउट्स में दी हुई। वो एक कॉमन चीज़ थी, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी ये जो है पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो इंसान को क्लियर कर लेने चाहिए लेक्चर के थ्रू, तो वो मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी हैं। बाकी ये एग्जांपल जो है वो आपको सारी आपके हैंड आउट्स में दी गई हैं। अच्छा जी, आगे अब हम करते हैं, एक डेफिनेशन है हमारे पास, और ये डेफिनेशन आपको दी है पेज नंबर 194 के ऊपर। अच्छा, डेफिनेशन वो कहता है कि अगर हमारे पास जो है वो क्या हो कि अपर और लोअर लिमिट सेम हो जाए। अच्छा, वो कहता है कि अब क्या होगा कि ये कि आपके पास जो है वो अपर और लोअर लिमिट सेम हो जाए। और ये डेफिनेशन आपको दी है पेज नंबर 196 के ऊपर, और डेफिनेशन नंबर है 5.6.4। अच्छा, कहता है अपर और लोअर लिमिट दोनों सेम हो जाए तो वो इक्वल टू 0 होता है। ये उसने एक डेफिनेशन बताई हुई है। इफ़ ए इज़ द डोमेन ऑफ एफ देन वी डिफाइन के लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ए है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो गई, इक्वल्स टू 0 के। अच्छा, कैसे है, मैंने एक छोटी सी एग्जांपल खुद से अपनी तरफ से अरेंज की, आपके हैंड आउट्स में नहीं दी हुई, ताकि आपको अच्छे तरीके से इस चीज़ की समझ आ जाए कि अगर आपके पास अपर और लोअर लिमिट सेम हो। अब यहाँ पे लोअर लिमिट भी 4 है, अपर लिमिट भी मैंने 4 रखी, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 डी ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमने क्या कि एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स दी हुई है, जाहिर सी बात है हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स दिया हुआ है, सिंपल। अच्छा, एक्स हमारे पास जो दी हुई थी वो हमारे पास जो उसकी वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, पावर, वो क्या कुछ भी नहीं है, वो 1 है। तो हमें पता है कि जो भी पावर होती है उसमें +1 हम ऐड करते हैं और नीचे भी भी पावर में 1 ऐड कर देते होते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 2 4 1/2 इसमें से हमारे पास कांस्टेंट आ गया, हमने ले लिया। एक्स स्क्वायर 4 अपर एंड लोअर लिमिट है ये 4 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और जो एक्स की पावर होती है वही पावर जो है वो हम इसमें
जो है वो डाल देंगे। 4 4 16 होगी, 16 में से 16 माइनस कर दिए 0, 0 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये बात, ये एग्जांपल जो है ये इस डेफिनेशन को क्लियर करती है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर सेम हो जाए तो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाता है इक्वल्स टू 0 आ जाता है। अंडरस्टूड। अच्छा जी, अब हमारे पास एक और चीज़ उन्होंने बताई हुई है, वो कहता है कि अगर आपके पास f जो है वो इंटेग्रेबल हो, अगर आपके पास जो है वो इंटरवल दिया हुआ है a और b, कहता है इंटरवल अगर आपको a और b दिया हुआ है और वो उस वक्त इंटेग्रेबल होता है जब आपके पास इंटरवल दिया हुआ और a और b, जैसे अब देखें हमने पढ़ा है कि a और b लोअर लिमिट a और अपर b होती है। अगर मैं ये चाहूँ कि मेरे पास ये फंक्शन है f ऑफ एक्स g ऑफ एक्स और इसको जो है वो अपर लिमिट कर दूँ, इसको जो है वो लोअर लिमिट कर दूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि ये a है और ये b है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको b और ऊपर a कर दूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे लोअर लिमिट b और अपर लिमिट a दी हुई है। अगर मैं इनकी लिमिट्स को लोअर और लोअर को अपर करना चाहूँ तो मुझे बाहर की तरफ माइनस जो है वो रखना पड़ेगा। ये इस थ्योरम की डेफिनेशन है कि अगर मैं लोअर को अपर और अपर को लोअर लिमिट करना चाहूँ तो मुझे बाहर की तरफ माइनस छोड़ना पड़ेगा। तो माइनस ab f ऑफ एक्स g ऑफ एक्स। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप लोगों को देखते ही समझ आ गई होंगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि f और g दो फंक्शंस हैं और इंटरवल a और b पे अगर उसमें कांस्टेंट आ जाए फंक्शन पे तो कांस्टेंट जो है वो इंटेग्रेबल साइन से पहले आ जाता है। अगर जो है वो इंटेग्रेबल्स के अंदर जो है वो दो फंक्शन है और दोनों में प्लस का साइन है तो उन दोनों का अलग-अलग इंटीग्रल साइन हम ले सकते हैं, उनका अलग-अलग फंक्शन बना सकते हैं। अगर दोनों में माइनस हो यानी f ऑफ एक्स और g ऑफ एक्स दो फंक्शन है और एक ही इंटीग्रल साइन के साथ हैं तो इन दोनों का इंटीग्रल साइन भी अलग होगा और हमें इन दोनों का अलग-अलग इंटीग्रल साइन और फंक्शन बना के माइनस का साइन बीच में पुट कर देंगे। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये आप लोगों को आपके हैंड आउट्स में पेज नंबर 196 के ऊपर ये थ्योरम्स दिए हैं। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़े हैं और आई होप ये आप लोगों को रट गए होंगे, समझ आ गई होगी। वो थोड़ा ज़रा और नोयत के थे लेकिन चीज़ यही थी। अच्छा, अब एक थ्योरम है, ये आपके पेज नंबर हैंड आउट्स पे 197 पे दिया गया है। ये थ्योरम नंबर 5.6.5 है। ये कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ a और b और वो कहता है कि आपने उसको इस तरह से इंटेग्रेट if f is integrable on the closed interval the 3 points a b c, कहता है कि आपने एक फंक्शन दिया हुआ है a और b, ठीक है। वो कहता है कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है a और b। ये देखें यहाँ पे आपको ये एग्जांपल सारी जो है वो कम्प्लीटली बताई हुई है। कहता है a और b आपको अपर लोअर लिमिट दी हुई है और फंक्शन है f ऑफ एक्स g ऑफ एक्स। कहता है कि आपने 3 पॉइंट्स के ऊपर एक क्लोज इंटरवल के ऊपर इसे एडजस्ट करना है। अब देखें मैं कैसे एडजस्ट करूँगी। a और b मेरे पास एक इंटरवल है, a और b मेरे पास एक इंटरवल है और दरमियान में एक c पॉइंट को भी मैंने एडजस्ट करना है। तो मैं यूँ लिख सकती हूँ a इज़ लेस दैन इक्वल दैन c एंड c इज़ लेस दैन एंड इक्वल दैन b इज़ इक्वल्स टू 0, क्योंकि a और b एक क्लोज्ड इंटरवल है और उसमें मैंने c पॉइंट को भी एडजस्ट करना है। तो मैं कैसे करूँगी, a और b इंटरवल है। अब आप इस चीज़ को गौर से देखें, इस चीज़ को गौर से देखें। इंटीग्रेशन का साइन कहता है कि a लेस दैन है c से, a लेस दैन है c से, तो मैंने a को लोअर लिमिट बना दिया, c को अपर लिमिट बना दिया। अंडरस्टूड। f ऑफ एक्स g ऑफ एक्स प्लस, अब वो कहता है कि b जो है वो c जो है वो लेस दैन है और इक्वल दैन है b से। कहता है c जो है वो लेस दैन है। अब c किससे लेस दैन है, b से। c लेस है और b जो है वो ग्रेटर है तो वो क्या आ गया, इक्वल टू 0। और हमेशा आप लोग इस चीज़ को याद रखें कि ये जो है वो लोअर और अपर लिमिट, देखें लोअर और अपर लिमिट आपको जो भी दी गई हो, लेकिन आपको जो क्लोज्ड इंटरवल उन्होंने दिया हुआ है वो कहता है कि उसमें आपने 3 पॉइंट्स को एडजस्ट करना है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए ये चीज़ देखनी कि आपको मेन इंटरवल्स क्या दिए हुए हैं। ए और बी इंटरवल दिया हुआ है, दो इंटरवल्स आपको क्या दिए हुए हैं, ए और बी। आप ये ना सोचें कि आपको ए बी सी दिए हैं तो ए और सी के दरमियान हम बी क्यों नहीं एडजस्ट कर सकते, नहीं। ये देखें कि आपको दो इंटरवल्स दिए कौन से गए हैं, दो इंटरवल्स a और b दिए गए हैं, उसमें आपने c को एडजस्ट करना है। नई आने वाली चीज़ c है तो c के लिए आपका ये फंक्शन बनता है।
अंडरस्टूड। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल भी उन्होंने दी हुई है। वो कहता है कि ये सब कुछ आपको गिवन है, आपकी बुक के हैंडआउट्स में ही है, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आए। आपको इंटीग्रल साइन पे 1 और 5 दिया, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -1, और आपको 3 और 5 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3, ये सब आपको गिवन है, ये आपने फाइंड फूड नहीं करना, ठीक है। और आपको देखें एक चीज़ आपको ना खौफ ज़्यादा करने के लिए कि भाई अब हमने जी ऑफ एक्स दे दी है तो बच्चे पता नहीं क्या करते हैं। देखिए दो चीज़ें गिवन है, तो जी ऑफ एक्स 3, 5, डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 दे दिए, और इस क्वेश्चन में इस जी ऑफ एक्स का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया, आप इस चीज़ को देखें, मैंने देखा कि आपको जो है यहाँ पे फंक्शंस दिए हुए हैं, इसे आप अगर गौर से देखें मैंने क्या किया कि आपको दिया हुआ 1 से लेकर 5 तक इंटीग्रेशन दिया हुआ है इक्वल टू 1, 3 और 5 एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। ये मैंने क्या किया 1 और 5 और सी क्या किया 1, 3 और 5, यानी 1 लेस देन है 3 से, 3 लेस देन है 5 से, ठीक है। आपने फाइंड करना है 1 और 3, 1 5 और 3 5 दिया हुआ, आपने 1 और 3 फाइंड करना है। सबसे पहले तो मैं ये वाला फार्मूला लिखूंगी कि अगर मेरे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है ए बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, तो उसमें मैंने सी को एडजस्ट करके फार्मूला पुट किया, वही जो हमने लास्ट फार्मूला लिया था। अब हम देखेंगे कि हमें दिया हुआ है 1 से 5 फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखें गौर से कि 1 और 5 दो इंटरवल हैं, आप गौर से देखें 1 और 5 दो अपर और लोअर लिमिट्स हैं, 1 और 5 अपर और लोअर लिमिट्स हैं, उसमें हमने किसको एडजस्ट करना है, 3 को एडजस्ट करना है। समझ आ गई, 1 और 5 दो अपर और लोअर लिमिट है, उसमें हमने किसको एडजस्ट करना है, 3 को। तो 1 से लेकर 3 तक और 3 से लेकर 5 तक, ठीक है। ये 1 और 5 एफ ऑफ एक्स की हमें वैल्यू दी हुई थी -1, पुट कर दी। 1 से 3 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स हमने मालूम करना था यहाँ पे, ये चीज़, ठीक है, हमने फाइंड आउट करनी है। और 3 से लेकर 5 तक आपको वैल्यू दी हुई है 3, ये चीज़ यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ये इक्वल का साइन है, ये +3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस +4, और साइन बड़ी वैल्यू का आता है -4, तो 1 से लेकर 3 इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ गई, -4 के इक्वल आ गई। ये एक छोटा सा जो है ना एग्जांपल थी, एक छोटे से थ्योरम थी और इंटरेस्टिंग सी थी। इसमें आई होप आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी होगी। अच्छा, अब एक और थ्योरम है, मैं आप लोगों के हैंड आउट से इसीलिए ले कर चल रही हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएंगे कि पेपर में ज़्यादातर बच्चे हैंड आउट्स को ही फॉलो करते हैं। अच्छा जी, थ्योरम आपको एक और दिया हुआ है आपके पेज नंबर 198 पे, मैंने साथ में ही ओपन कर लिया है पेज ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। कहता है इफ़ एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल ऑन द फंक्शन ए एंड बी, देन कहते हैं ए और बी एफ ऑफ एक्स, आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ 0 के बराबर है, तो वो कहता है कि वो जो फंक्शन आपको दिया गया है वो आपके पास फॉर एग्जांपल वो क्यों है कि वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो नॉन नेगेटिव है 0, यानी एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 0 है। अंडरस्टूड। कहता है कि अगर फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 0, तो उसकी जो इंटीग्रेशन होगी ना तो वो भी ग्रेटर और इक्वल देन 0 ही होगी। समझ आ गई? हाँ जी, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। इसी तरह बी पॉइंट भी है कि अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल देन जी ऑफ एक्स है, तो इनका जो इंटीग्रेशन होगी, जो इनकी इंटीग्रल साइन होगा वो भी एक दूसरे से इसी तरह ही होगी, यानी कुछ भी नहीं होगा, इनके साथ इंटीग्रल साइन लग जाएगा, ये चीज़ वैसी की वैसी ही होगी। समझाने वाली बात इसमें यही है कि अगर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 0 है, तो उसका इंटीग्रेशन जो है वो भी ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 0 ही होगा। अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल देन जी ऑफ एक्स है, तो इनका जो इंटीग्रेशन है वो भी ग्रेटर देन एंड इक्वल देन जी ऑफ एक्स ही होगा। अच्छा जी, एक एग्जांपल है, ये आपके हैंड आउट्स में दी हुई है, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के पेपर्स में आ चुकी है, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा, 4 5 दफ़ा ये आ चुकी है पेपर्स के अंदर, तो उस लिहाज से आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। कहता है ये आप शो करें कि एक आपको इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक दी हुई है, cos x 2x की क्यूब -5 इज़ नेगेटिव, ये आपने प्रूव करना है। अब देखें हमें इंटीग्रल क्या दी है 0 से लेकर 1 तक, cos x जो है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 कैसे है, अब देखें
देखें कि हमारे पास जो कॉज एक्स होती है उसने कहा कि नेगेटिव है ना, तो वो हमारे पास ग्रेटर दैन ज़ीरो चीज़ आ गई कि ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल उन्होंने किया हुआ, नेगेटिव के इक्वल। अच्छा, अब आप देखें कि अगर ये सारी चीज़ हमारे पास इक्वल है तो उसने यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंटरवल 0 और 1 है और कॉज एक्स ग्रेटर दैन हमारे पास 0 है, ये चीज़ आपको गिवन है। अच्छा, आपको एक बात बता दूं कि कॉज की जो लिमिट होती है वो 1 और -1 के बिटवीन होती है। कॉज की जो लिमिट होती है वो 1 और -1 के बिटवीन होती है। और इंटरवल यहाँ पे इन्होंने 0 और 1 दिया हुआ है, ठीक है, यानी आपने 0 और 1 से ऊपर नहीं जाना, ना नीचे जाना है ना ऊपर जाना है। चलें जी, कॉज में हम 0 पुट करते हैं, पुट किए तो 1 आता है, ठीक है। अब इसी तरह हम इसे 1 पुट करते हैं तो भी हमारे पास कॉज में अगर 1 पुट करते हैं तो भी हमारे पास इक्वल्स टू 1 ही आता है। अब हम इसको देखते हैं, 2x की क्यूब -1, इसमें 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, क्यूब -5, तो 0 -5 -5 आया जो कि लेस देन है 0 से छोटा ही है ना -5। इसी तरह x की वैल्यू 1 पुट की तो 1 की क्यूब -5, 2 -5 तो -3 आ गया जो कि लेस देन है 0 से। अब हम गौर से देखें तो cos x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि उसकी तो वैल्यू 1 आई है तो वो 0 से ग्रेटर है। और 2x की क्यूब -5 की दोनों कंडीशन के अंदर वैल्यू जो है वो 0 से छोटी आई है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग cos x है तो वो हमारे पास पॉजिटिव है, और 2x की क्यूब -5 जो हमारे पास नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव, लिहाजा हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई कि ये लेस देन 0 है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने आपको डेफिनेशन पीछे से समझाई थी उसकी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अब आपको करके दिखाऊंगी, भूल गई थी कि ए और बी का इंटेग्रल है। एफ ऑफ बी को मैंने आपको कहा था कि आप अगर अपर को लोअर और लोअर को अपर लिमिट लेके जाएंगे तो माइनस आपको बाहर की तरफ स्किप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिखी है। देखें जी, मेरे पास एक फंक्शन है, सिंपल सा एक्स है, उसकी इंटीग्रेशन अपर और लोअर लिमिट जो है 1 और 2 दी हुई है। इंटीग्रेशन की 1/2 एक्स का स्क्वायर 2 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 4 - 1 1/2 3, क्या मेरे पास आंसर आ गया 3/2। सिंपल इंटीग्रेशन है। अब मैं इसी तरह माइनस एक साइन जो है वो छोड़ देती हूँ और अपर लिमिट को लोअर और लोअर लिमिट को अपर कर देती हूँ। एक्स का फंक्शन लिया, माइनस बाहर एक्स का स्क्वायर ओवर 2 1/2 -1/2 एक्स स्क्वायर 1/2 1 और 2, फिर -1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -1/2 1 में से 4 माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया -3 1/2 -3। तो अब देखें ये माइनस का साइन कैंसिल हो गया, 3/2 आंसर आ गया। तो क्या ये वाला फार्मूला मेरे पास प्रूव हुआ या नहीं हुआ? ये एग्जांपल जो है वो आपको बुक में नहीं दी हुई, ये जो मैंने अभी यहाँ पे आपको समझाई आपके हैंड आउट्स में नहीं है। ये मैंने एग्जांपल इस फार्मूले को, इस थ्योरम को प्रूव करने की खातिर आपको ये एग्जांपल दिए। इसे बैठ के आप खुद भी सॉल्व करें और देखें कि क्या ये दोनों चीज़ें कि अगर अपर और लोअर लिमिट को हम लोग चेंज कर दें और बाहर माइनस का साइन स्किप कर दें तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं। मैंने यहाँ पे विद एग्जांपल आपको प्रूफ करके बता दिया कि अगर मैं माइनस स्किप करूँ, बाहर अपर को लोअर और लोअर को लिमिट को अपर करूँ तो भी ये एक दूसरे के इक्वल हैं। हमारे पास एक डेफिनेशन आती है बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन क्या होती है, जब भी किसी फंक्शन को आप किसी दो मखसूस पॉइंट के ऊपर ला के बाउंड कर देना तो वो बाउंडेड फंक्शन बन जाता है, नाम से ही उसके ज़ाहिर है। अब ये फंक्शन है मेरे पास, इसको मैं पॉजिटिव m और नेगेटिव m के दरमियान बाउंड कर देती हूँ, ये बाउंडेड फंक्शन है। अब देखें y हमारे पास है x के इक्वल, मैं इसको इंटरवल देती हूँ -2 और 2। एक नंबर लाइन पे देखें 0 पॉइंट से लेकर 2 और -2, आप देखें 0 से लेकर 2 और -2 यानी 2 और -2 के बिटवीन बहुत सारे नंबर होंगे, लेकिन मुझे इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ही x को बाउंड करना है, फंक्शन को बाउंड करना है। मैंने बाउंड कर दिया। अब आइए इसको देखते हैं, x को अगर मैं पुट करती हूँ -2 तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू -2 4 आता है। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अगर +2 करती हूँ तब भी 4 आता है। अगर आप इसको ग्राफ की मदद से देखें और गौर से देखें कि y x की वैल्यू जब मेरे पास थी, ये देखें यहाँ पे x नेगेटिव है, पॉजिटिव है, यहाँ पे y पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। अब देखें पहले मेरे पास x की वैल्यू थी नेगेटिव में, तो y का आंसर मेरे पास आया +4, ठीक है, +4 जब मेरे पास x की वैल्यू थी नेगेटिव में। जब मेरे पास x की वैल्यू पॉजिटिव में थी तब भी मेरे पास आंसर क्या आया, पॉजिटिव में ही आया। अब देखें यहाँ पे वो आपको आपकी बुक में एक स्टेटमेंट है जो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहती हूँ। वो कहता है कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑन द इंटरवल -2 और 2।
198 पेज पे है, ठीक है। इज बाउंडेड सिंस इट्स ग्राफ लाइज बिटवीन द लाइन्स y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 5। अब आप गौर से देखें कि आपका जो ये ग्राफ है ये 0 और 5 के बिटवीन y में जो 0 और 5 है ना, ये 0 से लेकर 5 के बिटवीन ही ये ग्राफ लाई करता है। यानी ये बाउंडेड हो गया ना कि आपने पॉजिटिव वैल्यू पुट की, माइनस वैल्यू पुट की, इन्हीं वैल्यूज़ के अंदर अगर आप 1 पुट कर दें, 2 पुट कर दें, तो आपका जो ग्राफ है वो 0 से लेकर 5 के दरमियान ही बाउंड हो गया है। ना इससे ज़्यादा वैल्यू आती है ना इससे कम वैल्यू होती। अगर आपको एक इंटरवल दिया जाए और आपको एक फंक्शन दिया जाए तो आपका जो ग्राफ है वो उसी वैल्यू, कोई मखसूस वैल्यूज़ के दरमियान ही लाई करता है, ना अप जाता है ना लो जाता है। तो यही चीज़ बता रहे हैं कि इसको कहते हैं वो बाउंडेड फंक्शन। अच्छा, लास्ट में आपको जो है वो एक थ्योरम दिया हुआ है, वो कहता है इफ़ एफ इज़ डिफाइंड ऑन ए एंड बी इंटेग्रल, एफ इज़ कंटिन्यूस अगर ए बी इंटरवल जो है वो इंटेग्रेबल हो। ये 3 पॉइंट्स आपने अपने माइंड में बहुत अच्छे तरीके से बिठाने हैं। ये आपके जो है वो पेपर्स में बहुत दफ़ा आ चुके हैं। इसको आपने अपने जहन में बहुत अच्छे तरीके से बिठाना है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो इंटेग्रेबल है, अगर फंक्शन बाउंडेड है तो वो क्या है, तो वो भी इंटेग्रेबल है। अगर वो फंक्शन बाउंडेड है तो भी इंटेग्रेबल है, अगर फंक्शन नॉट बाउंडेड है तो नॉट इंटेग्रेबल है। ये चीज़ आपने अच्छे तरीके से जहन पे बिठानी है कि फंक्शन कंटिन्यूस है ए बी इंटरवल पर, फंक्शन इज़ इंटेग्रेबल ऑन ए बी, फंक्शन इज़ बाउंडेड ऑन ए बी, देन इट हैज़ अ फाइनाइट मैनी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी डिसकंटिन्यूटी पे उसके बहुत सारे पॉइंट होंगे। अगर फंक्शन, मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास एक नंबर लाइन है, एक मेरे पास 2 है, -2 है, दरमियान में मैंने 0, तो 2 और -2 के दरमियान उसके पास फाइनाइट नंबर्स हैं, लामहदूद नंबर हैं बहुत सारे उस पॉइंट के ऊपर। अगर फंक्शन ए और बी इंटरवल के ऊपर बाउंडेड हो तो बहुत सारे फाइनाइट नंबर्स इसके बिटवीन लाई करते हैं, लेकिन वो इंटेग्रेबल होते हैं ए और बी के ऊपर ही। क्या होता है फंक्शन, तो फंक्शन क्या होता है, इंटेग्रेबल होता है। बेशक इसके अंदर फाइनाइट नंबर जो होते हैं वो मौजूद होते हैं बाउंडेड फंक्शन के अंदर, लेकिन फिर भी वो फंक्शन जो है वो उसी इंटरवल के ऊपर इंटेग्रेबल होता है जो इंटरवल आपको दिया जाता है। समझ आ गई। फंक्शन जो है वो उस वक्त बाउंडेड नहीं होता जब वो इंटेग्रेबल नहीं होता, फंक्शन अनबाउंडेड है तो वो इंटेग्रेबल भी नहीं है। आई होप आज का लेक्चर आपको मेरा बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। प्लीज़ मेरे लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर किया करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे लेक्चर कैसे लग रहे हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।